जय हिंद एवरीवन। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। लास्ट ईयर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा था, उसमें कुछ हमने फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे। उसका और इसका थोड़ा बहुत तो रिलेशन आएगा जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे, बट मोस्टली हम यहाँ पे अलग तरीके के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो कंट्री है इस कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स सिस्टम था। अब ये टैक्स क्या होता है, देखो जब किंगडम बना होगा तो कोई भी अगर राजा है तो उससे एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होती है लोगों की कि ये किंग हमारे लिए रोड बना के दे, ये किंग हमारे लिए अच्छे संसाधन प्रोवाइड करे, ये किंग हमारे लिए हॉस्पिटल्स बना के दे, स्कूल्स बना के दे, या फिर ये जो प्रशासन है जैसे हमने लोकशाही लाया। यस, तो अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें डेमोक्रेटिक जो नेता होते हैं वो लोग आश्वासन देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो अपने घर से थोड़ी पैसा खर्चा करेंगे, आपसे टैक्स लेके ही आपसे काम करवाएंगे। अब देखिए क्या होता है, हर एक कंट्री में अमीर और गरीब दो तरह के लोग रहते हैं। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि अमीर लोगों को बोलेंगे कि भाई 1 लाख रुपए ला मेरे को इनको देना है, हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते किसी को। कोई देगा क्या? नहीं देगा, ऑब्वियसली 1 रुपया भी कोई नहीं दे सकता। बट कंट्री में एक रूल लगाया जाता है कि जिसकी इनकम इतनी ज़्यादा है भाई उसको इतना इतना परसेंट गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। जितना वो कमा रहा है अगर वो लिमिट से बाहर जाता है उसकी क्या बोलते हैं, हर एक कंट्री की एक लिमिट फिक्स होती है, उससे ज़्यादा अगर वो कमाता है, जैसे हमने इनकम टैक्स लास्ट ईयर पढ़ा, तो उसको देना पड़ता है। ठीक है, वहाँ से गवर्नमेंट इनकम लेती है। अब सेकेंड तरीका गवर्नमेंट ने ऐसे निकाला कि भाई सिर्फ अमीर आदमी क्यों पे करेगा, गरीब को भी पे करना पड़ेगा। अब गरीब आदमी कहाँ से पे करेगा भाई, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक आइडिया क्या लगाई कि हर एक आदमी जो लग्जरियस चीज़ करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं या फिर कोई बड़ी चीज़ है जो महंगी मिलती है, बट कोई आदमी क्या सोचता है कि चलो भाई अपन 2 साल मेहनत करके थोड़ा सा सेविंग करके अच्छे से एलईडी खरीद ले। गरीब आदमी भी तो वो सपना देखता है कि मेरे घर में भी एक बड़ा टीवी हो, मेरे घर में भी एक बड़ा फ्रिज हो, मेरे घर में भी एक बड़ा सा एसी हो। गरीब आदमी भी अगर नया घर बनाता है तो एसी लगाएगा ही, ऑब्वियसली अभी तो ज़माना वही है। तो इस तरह से जो गरीब लोग हैं जो डायरेक्टली इनकम टैक्स नहीं दे पाते क्योंकि उनकी इनकम कम है तो इनकम टैक्स के इसमें आती ही नहीं, बट कुछ सेविंग करके कुछ अगर चीज़ खरीदते हैं तो उससे भी गवर्नमेंट टैक्स निकालती है। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट कितनी रूड है कि कितनी क्रूशियल है कि वो टैक्स निकालती है उनसे। ऐसा नहीं बेटा, अगर कंट्री को डेवलप करना है, तुम्हारी डिफेंस सिस्टम डेवलप करनी, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है, तुम्हारा मार्केट, तुम्हारी इकोनॉमी अगर डेवलप करनी है, सबको साथ में लेके चलना है, तो टैक्स सिस्टम का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्री में 2 तरह के टैक्सेस होते हैं। एक होता है जो इनकम टैक्स, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा और आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसके स्लैब्स आप लोगों ने पढ़े। वो स्लैब हर साल फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। आप लोग अगर देखोगे इन द मंथ ऑफ जैसे ही मानसून से पहले, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो ऑब्वियसली वो डिस्कस हो जाना चाहिए जनवरी से अप्रैल के बीच में कभी ना कभी आपका एक बजट सेशन डिस्कस हो जाता है कि इसमें इस साल ऐसे ऐसे स्लैब रहेंगे, इस साल ये जगहों पे हमें कंसेशन देना है। तो अभी इस साल अगर ये कोरोना का मौसम है तो शायद आपको मिल सकता है इनकम टैक्स में कुछ तो भी छूट, तो वो अलग बात है, छोड़िए। बट हम यहाँ पे आते हैं अभी वो इनकम टैक्स की बात होगी कि कुछ इनकम है तो ज़्यादा है तो उसको पे करो। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो टैक्स है जिसके बारे में हम इस साल पढ़ेंगे, ये टैक्स हर आदमी कहीं ना कहीं पे करता है। जैसे किसी ने बहुत बड़ा मोबाइल खरीदा, टैक्स पे कर रहा है। आप कोई बड़े होटल में खाने के लिए गए तो सर्विस टैक्स आपने पे कर दिया। आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए गए तो आपने एंटरटेनमेंट टैक्स पे कर दिया। ठीक है, अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपने ऑक्ट्राय पे कर दिया। यस, कोई गुड्स लेके जा रहा है तो ऑक्ट्राय पे हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकम टैक्स से अलग है और ये हर एक जन पे करता है। कहीं ना कहीं हर एक ने किया होगा, आपने भी किया होगा या फिर आपके परिवार वालों ने किया होगा। अब ये क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो लास्ट ईयर इनकम टैक्स पढ़ा, इस साल हम पढ़ेंगे जीएसटी। पहले हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्स सिस्टम थी। मैंने आपको बताया कि सर्विस पे अलग टैक्स, कोई 2% लगाता था, कोई 3%, कोई 1%, अलग अलग टैक्स थे। कोई एक्साइज ड्यूटी लगाता था, किसी की 5%, किसी की 10%। कोई सर्विस टैक्स अलग अलग रहते थे सारे। हर एक तरह का टैक्स, हर एक तरह के अलग अलग नाम, बहुत छोटे बड़े टैक्स करके वो कीमत इतनी बड़ी हो जाती थी कि सामने वाला सोचता था कि यार कौन कौन से टैक्स भरे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, जो भरने वाला है उसको तो ईजी हो जाता है क्योंकि सामने वाला तो लिख के दे देता है, बट वो ईजी इसके लिए हो जाता है, बट उसको डिफिकल्टीज क्या होती है कि भाई मैं कौन सा टैक्स कैसे पे कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं मेरे माइंड में, शायद दुकानदार मुझे लूट रहा हो।
और दुकानदार कंफ्यूज होता है कि यार मैंने कौन सा टैक्स कितने परसेंट से लगाना है, बहुत झंझट है, इतने 17 प्रकार के टैक्स लगा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या पर, तो उनको एक स्पेशल आदमी रखना पड़ता था। अभी भी रखे जाते हैं, बट बहुत सारे लोगों ने कम कर लिया, क्योंकि देखो अगर हमारा नेशन एक है तो हमें मार्केट भी एक रखना पड़ेगा। अगर मार्केट एक हो गया तो टैक्स भी तो एक ही चाहिए। तो 2017 में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई 2016-17 में कि वन नेशन, अगर वन नेशन है तो वन मार्केट, अगर वन मार्केट है तो एक ही टैक्स होना चाहिए। जो गुड्स मीन्स जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ खाने पीने की चीज़ें, जितने हम मार्केट से खरीदते हैं चीज़ें रोज़मर्रा की, या फिर कुछ एमिनिटीज़ हो, तो ये सारे क्या है, गुड्स है, गुड्स। और अगर आप कहीं पे जाते हो, रेस्टोरेंट में गए तो आपको सर्विस प्रोवाइड की गई, बैठने के लिए फ़ैन है, अच्छा टेबल है, सिनेमा हॉल में गए आपको बैठने के लिए अच्छा सीट है, आप वहाँ पे बैठे हो, आपका इंटरटेनमेंट हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड सर्विस। ओके, तो वो सर्विस हो गई। ओके, तो सर्विस और गुड्स, ये दोनों पे जो टैक्स लगता है उसको कहा जाता है सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्टकट कहा जाता है GST। अब आपने ये वर्ड सभी ने सुना होगा, GST, एम आई राइट? सो GST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। जैसे ही लॉन्च किया, स्टेट वाले बोलने लग गए भाई GST आपने लॉन्च कर दिया, फिर हमारे स्टेट कैसे डेवलप करेगा, हमारा स्टेट तो गरीब है, गरीब स्टेट है, तो हम ज़्यादा टैक्स लगा के थोड़ी सी इनकम करके हमारे लोगों को ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई GST सिर्फ सेंट्रल को नहीं आएगा, स्टेट को भी मिलेगा। तो वहाँ पे बहस चली कि कितना मिलेगा स्टेट को, सेंट्रल को कितना मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर जितने उनके कम्युनिटी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो टैक्स है ये 50-50% रहेगा। इट मीन्स अगर मैं महाराष्ट्र में ही खरीद रहा हूँ और महाराष्ट्र में ही बेच रहा हूँ, तो उस पर जो GST लगेगा, खरीदना या फिर बेचना, सेल एंड बाय पे जो GST लगेगा, वो GST के दो टुकड़े होंगे, एक रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का GST और एक रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का GST। तो GST के मेन दो टाइप बने, एक बना SGST जो स्टेट को जाएगा, जो 50% होता है, किसका, 50% ऑफ GST। जितना GST होगा, समझ लो अगर GST आपने 18% लगाया तो स्टेट कितना होगा, ऑब्वियसली स्टेट का कितना, से SGST कितना होगा, SGST होगा आपका 9%। ठीक है, ये दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर 9% स्टेट को जाएगा तो 9% किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर कोई स्टेट ही नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, जैसे दादरा नगर हवेली है, पौंडीचेरी है, ये अगर यूनियन टेरिटरी है तो उनके लिए भी अलग से नाम दिया गया कि वो SGST की जगह पे क्या पे करेंगे, UTGST पे करेंगे, तो वो भी 9% ही रहेगा। अगर वो स्टेट है तो उसको SGST लगेगा 9% और CGST लगेगा 9%, और अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो उसको UTGST लगेगा 9% और CGST लगेगा 9%। बट रूल क्या है कि उसी स्टेट में खरीदने वाला भी हो, उसी स्टेट में बेचने वाला भी हो। जैसे मैं पुणे से हूँ तो मैं मुंबई जाके खरीद रहा हूँ, मैं नासिक से हूँ तो मैं नंदुरबार आके, फिर नंदुरबार वाला नासिक जाके खरीद रहा है। तो अगर इंटर स्टेट है, मीन्स विद इन अ स्टेट है, इंटर स्टेट की नहीं बात कर रहा हूँ, विद इन अ स्टेट है, तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है टैक्स, एक जाता है स्टेट को, एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो 50% जाएगा UTGST, मीन्स यूनियन टेरिटरी को, 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब बात ये आती है कि सर समझ लो मैं महाराष्ट्र से गुजरात गया खरीदने के लिए, करेक्ट है, तो वहाँ पे बहस चालू होगी कि भाई गुजरात वाले लेंगे या फिर महाराष्ट्र वाले लेंगे। ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि मैं अगर गुजरात से खरीद रहा हूँ तो गुजरात वाला जो बेचने वाला तो बोलेगा कि मेरे गवर्नमेंट को SGST जाना चाहिए, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो महाराष्ट्र वाला बोलेगा पैसे तो मैं खर्चा कर रहा हूँ ना, चीज़ तो मेरे महाराष्ट्र में आ रही है ना, तो मैं मेरे स्टेट को GST दूंगा। तो ये झगड़ा मिटाने के लिए उन्होंने और एक टैक्स ऐड कर दिया जिसको नाम दिया IGST, मीन्स ये रहेगा इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स ना गुजरात को मिलेगा ना महाराष्ट्र को मिलेगा, जितना 18% हो, 60% हो, 20%, जितना पूरा टैक्स है वो पूरा टैक्स सेंट्रल को चला जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। भाई झगड़ा मत करो, सेंट्रल को दे दो, हम डिसाइड करेंगे कितने राज्य को कितने देना है। अब डिसाइड कैसे करेंगे, कुछ स्कीम बनाएंगे उसमें पैसा जाएगा ना, वो तो सबको डिस्ट्रीब्यूट होके इक्वली जाता है। तो झगड़ा मत करो भाई,
अगर इंटर स्टेट है, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आ रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टेट को कुछ भी नहीं मिलता, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और उसको हम CGST नहीं बोलेंगे, क्योंकि CGST तो GST का 50% है। इसको क्या बोलेंगे? IGST। अगर GST 80% है तो IGST भी 18% पूरा सेंट्रल को जाएगा। ये टैक्स किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो अभी कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का कि अगर GST है, मैं महाराष्ट्र में खरीद रहा हूँ, महाराष्ट्र में बेच रहा हूँ, विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन या फिर इंटरचेंजिंग या फिर सेल और बाय हो रहा है, तो आपको दो तरह के टैक्स पे करने पड़ेंगे, एक रहेगा SGST, एक रहेगा CGST। अगर GST, पूरा GST उस मोबाइल पे, अगर आपने मोबाइल खरीदा, समझ लीजिए दोंडाचा से आपने मोबाइल खरीदा या फिर आपने शादा से खरीदा मोबाइल, तो मोबाइल पे अगर 18% या टैक्स है, तो आपको SGST पे करना पड़ेगा 9% और CGST पे करना पड़ेगा कितना परसेंट? CGST विल बी पेड 9%, 50-50 दोनों को डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये कस्टमर की बात हो गई। अगर कोई डीलर है, उसको लग रहा है कि मुझे MP में बहुत सस्ता मिल रहा है, थोड़ा सा 100 रुपये 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे 200-300 पीस लेने मोबाइल के, तो व्हाट ही विल डू, वो MP जाएगा। और बहुत बड़ा ये भी डीलर है, वो भी डीलर है, तो ये MP से अगर ला रहा है, तो ऑब्वियसली जो मोबाइल होगा वो खरीदा गया, तो उसको अगर 18% टैक्स लग रहा है, 18% अगर GST लग रहा है उसको, तो ये महाराष्ट्र का और MP से खरीद रहा है। अभी ये कस्टमर नहीं पहचाना जाता बेटा, ये GSTN नंबर से डिसाइड होता है। GSTN नंबर हर एक डीलर का फिक्स नंबर होता है। वो डीलर फिर इंटर स्टेट अगर है तो उसको पे करना होता है, आप नहीं पे करोगे। आप तो आपको सिर्फ जो लोअर लेवल का है वो बाद में डिस्कस करेंगे, चेन। बट समझ लीजिए हम सिर्फ डीलर्स की बात कर रहे हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पे, कस्टमर की नहीं चल रही। जो बड़े दुकानदार है वो मोबाइल लेने के लिए गया, भाई उसको 400-500 पीस चाहिए मोबाइल्स के, वो गया दूसरे स्टेट में गया, तो 18% वहाँ पे का GST का रेट है, तो वो ना स्टेट को पे करेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा, वो डायरेक्टली IGST पे करेगा, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, विच इज 18%। वो पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ पे टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि झगड़ा ही नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि GST का आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। स्टेट में होगा तो आधा स्टेट को आधा सेंट्रल को, अगर यूनियन टेरिटरी में होगा आधा यूनियन टेरिटरी को आधा सेंट्रल को, और अगर इंटर स्टेट होगा मीन्स एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट में लेने के लिए जा रहा है डीलर, बड़ा वाला, बड़ा आदमी, बड़ा होलसेलर, तो वो उसको IGST पे करना होता है। वो ना उसका होता है ना दूसरे स्टेट का होता है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड हाउ टू इन्वेस्ट दैट मनी। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस? अब बात हो गई कि भाई बिल कैसे बनेगा, बराबर है ना, बिल तो बनना चाहिए। अगर बिल नहीं बनेगा तो आपको क्या समझेगा फिर? तो बिल को कहा जाता है टैक्स इनवॉइस। क्या कहा जाता है उसको? टैक्स इनवॉइस। अभी टैक्स इनवॉइस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स इनवॉइस जो होता है वो GST लगाने वाला जो बंदा है वो एक बिल बनाता है, उस बिल में GST में इंक्लूड रहता है, वहां पे आपको नाम रहेगा SGST, फिर CGST एंड देन टोटल। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस है किसी चीज की, आपने मोबाइल खरीदा, HSN, ओके HSN नंबर, और अगर आपने मोबाइल खरीदा है तो HSN नंबर आता है। समझ लीजिए मोबाइल का HSN नंबर है 10922। आपने देखा होगा ना मेडिकल में आप जब जाते हो तो दवाई का नाम नहीं टाइप करते, डायरेक्टली कोड दबाते हैं दवाई का, तो ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है, तो होता है HSN नंबर। उसको बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ये कोड दबाती है वो मोबाइल का पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, नेम वगैरह जो होगा, मॉडल नेम वगैरह पूरा आ जाएगा। अब उसकी अगर प्राइस होगी 10,000, तो आपका अगर SGST वहाँ पे लगा है समझ लो 10% और CGST भी लगा है 10%, तो ये कितना आएगा यहाँ पे? ये 100 रुपये इसके, ये 100 रुपये इसके। अब ये टोटल ऐड करके कितने हो जाएगा? 10,200। ओके, 1,000 रुपये लग रहा है वो, एक्चुअली 10% है ना, हमने 1% नहीं कैलकुलेट करना, तो 12,000 उसका टैक्स हो रहा है। मीन्स ये ऐसे आपको बिल मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 2-3 चीज़ें खरीदी और दूसरा आपने कुछ हेडफोन वगैरह खरीदा, तो वो 90 कुछ कोड है, तो हेडफोन है आपका 500 रुपये का, उस पर टैक्स लग गया आपका 50 रुपये, 10% ही लग रहा है समझ लीजिए, तो ये 600 रुपये का हो गया। तो ये पूरा अभी ग्रैंड टोटल यहाँ पे होके आएगी 12,600 रुपये। तो इस तरह का टैक्स इनवॉइस होता है। अब ये हो गया बिल, तो बिल के ऊपर तो कुछ होता है कि नहीं? ऊपर लिखा होता है, क्या होता है? आपका नेम होगा, ठीक है, किसने लिया, दुकान का नाम तो ऊपर रहता है,
अब यहाँ पे एक बात इंक्लूड करनी बहुत जरूरी होती है कि जो लोगों का एनुअल इनकम मीन्स वहां से जो कमाई है, जो टर्न हो रहा है उनका दुकान का, अगर वो 20 लाख से ज़्यादा है, ये 2017 की बात करो, तब से जो रूल है, अभी क्या चेंज हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन बुक में जो दिया है कि 1 जुलाई 2017 से जो रूल लागू हुआ उसके हिसाब से ये था कि अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा इनकम है कोई दुकान का, तो उसको GSTIN नंबर लेना ज़रूरी है। GSTIN नंबर ये होता है कि एक तरह का कोड होता है, जैसे पैन हमने पढ़ा लास्ट ईयर। पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, मीन्स जिसको इनकम टैक्स पे करना है उसका अकाउंट नंबर होना जरूरी है, मीन्स एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नंबर होता है। वैसे ही जो लोग GST पे करेंगे या फिर जो लोग गुड्स या फिर सर्विस दे रहे हैं, गुड्स या फिर सर्विस दे रहे हैं, तो उनका भी एक नंबर होता है जिसको बोलता है GSTIN नंबर। इट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिटी नंबर। यस, ये एक आइडेंटिटी नंबर होता है जो एटलीस्ट 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। जैसे पैन नंबर कितने डिजिट का होता है? सबको पता है 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा, इसके बारे में आपने एक्टिविटी भी सॉल्व की थी, तो इसके बारे में अभी ये शेयर कुछ नहीं आएगा। बट ये जो 15 डिजिट होता है जिसको अपन बोलते हैं GSTIN, ये कैसे होता है कि पहले तो आपका स्टेट कोड होता है 2 नंबर्स, उसके बाद जो 10 नंबर होते हैं वो सारे पैन के नंबर होते हैं। अब थोड़ी सी कम जगह उधर तो इस छोटा के लिख रहा हूं मैं, ये पैन नंबर होते हैं जहां पे कितने डिजिट रहेंगे? 10 डिजिट। उसके बाद आपने कितने रजिस्ट्रेशन किए, मीन्स किसी आदमी की खुद की 4-5 दुकान रहेंगी तो उसको अलग अलग थोड़ी पैन नंबर मिलेगा, उसको तो एक ही पैन नंबर मिलेगा ना। तो वहां पे तो आप बोलोगे सर फिर इसको 27 पैन नंबर, फिर उसके बाद उसके कितने दुकान है, तो अगर समझ लो उन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, अगर 2 दुकान है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन, 2 रजिस्ट्रेशन है, उसी पैन पे 3 रजिस्ट्रेशन है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। तो ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। स्टेट के बाद कितने डिजिट थे? ये 2 डिजिट थे, याद रखिए। फिर ये कितने डिजिट? 10, कितने हो गए? 12। और ये जो होता है ये डिजिट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे Z नंबर फिक्स आएगा। आप कोई भी GST देखिए, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये कभी नहीं चेंज होगा। और यहाँ पे एक लास्ट में नंबर होगा 6, ये बोलते हैं कुछ इंटरनल है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। इट इज ओनली फॉर इंटरनल रेफरेंस ऑफ GSTIN पोर्टल। जो GST का पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उस उनकी इंटरनल रेफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ भी नंबर आता है वो उनको पता है, उसका कोड यहाँ पे हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब कितने नंबर से काउंट करते हैं? देखो ये 2 डिजिट, 1 2, ये 10 12 13 14 15, कितने डिजिट हो गए? 15 डिजिट्स आर देयर। तो पहले डिजिट है 27। अगर कोई स्टेट, कौन से स्टेट का GSTIN नंबर अगर पहचाना है तो आपको पहले 2 डिजिट देखने हैं। अब अपने महाराष्ट्र में जितने दिखेंगे उनका कोड क्या रहेगा? 27। हमारा कोड क्या है? 27। अगर आप सूरत वगैरह जाओगे तो वहाँ पे 26 आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हमारा 27 है। उसके बाद उस आदमी का पैन नंबर वहाँ पे होता है। आप देखिए बहुत सारी दुकानों में दोनों में भी लिखा होता है GSTIN नंबर। तो वहाँ पे जो पहला नंबर होता है 2 कोड वो होते हैं महाराष्ट्र, 27 रहेगा सबका। और ये जो बाद में 10 नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट, दे आर पैन नंबर्स। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, उधर से 3 नंबर वाला देखना। ये नंबर ये दिखाता है कि आदमी की कितनी दुकान है और कितनी दुकान का इनकम 20 लाख से ज़्यादा है। अब जिसके दुकान पे GSTIN नंबर आपको दिख गया 20 लाख से ज़्यादा कमा रहा है भाई ये। और अगर देख लो ये नंबर उधर से थर्ड वाला, Z के बाद वाला, अगर ये 3-4 है तो समझ लेना इसकी 3-4 दुकान है, 20 लाख काउंट कर लो कितना इनकम होगा। 20 लाख से ज़्यादा, इट मीन्स वो 20 लाख के आसपास ही होगा, ऐसे नहीं रहता, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हर एक का कमाई है। बट वो लोग ईमानदार है, मैं मानूंगा बेटा कि वो लोग बहुत ईमानदार है जिन्होंने GSTIN खरीद लिया है और खुद की कमाई दिखाई कि हम इतना कमा रहे हैं और हम गवर्नमेंट को देना लगते हैं, तो वो नेशन की सेवा ही कर रहे हैं। यस, अगर वो आदमी नहीं देंगे तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी? बहुत लोग तो टैक्स चुरा लेते हैं, उनको लगता है कि मैं इतना कमाता हूँ मैं क्यों दूँ गवर्नमेंट का। दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप कमा रहे हो तो दो। और उसमें भी आपको पता है ना कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में भी आपको बहुत सारे कंसेशन दे के रखे हैं। अगर स्टूडेंट्स की फीस है, आपके घर में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अगर पैसे कट जाते तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आपकी लिमिट कम हो जाती है ना ऑटोमेटिकली, पैसे कम हो गए तो इतना सेविंग है, इतना बच रहा है, तो इस पर अगर आपकी लिमिट से ज़्यादा होता है तो उस पर पे करना होगा। दैट इज डिफरेंट पार्ट दैट वी हैव स्टडीड लास्ट ईयर। तो आपको यहाँ पे हर एक टैक्स इनवॉइस में GSTIN नंबर इनफॉर्म लिखा होता है, उसका 27 होगा, समझ लीजिए पैन नंबर होगा 206, कुछ भी ऐसे पैन नंबर होगा। फिर यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर ये Z और ये फिर 6 कुछ भी होगा, समझ लीजिए इस तरह से।
ओके, सो इस तरह का आपका ये टैक्स इनवॉइस बनता है। टैक्स इनवॉइस मीन्स बिल। अब जो ये HSN नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, गुड्स जिसको बोलते हैं, गुड्स मीन्स कोई एमिनिटीज हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई चीजें हो जो अंडर टैक्स आती है, उनको क्या कहा जाता है, या फिर जो उनके लिए क्या होता है, HSN होता है। HSN मीन्स क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। इट मीन्स एक बाय डिफॉल्ट कोड है, वो कोड आप डालो, जैसे आप कोड डालोगे वो चीज का नाम आ जाएगा कि ये मोबाइल है, और मोबाइल का टैक्स ऑटोमेटिकली इधर सेट हो जाएगा कि इसको कितना टैक्स लगाना है। तो आपको झंझट नहीं रहती। GST जब बना था तब हर एक को HSN नंबर दिया गया, हर एक प्रोडक्ट को HSN नंबर दिया गया। सिर्फ आप प्रोडक्ट का नाम डालो, शुगर, तो एसेंशियल को 0% GST होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसको कितना लगता है, ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कोड डालना है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज आएगी तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स लगा लेता है। ये सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। तो इसको क्या बोलेंगे, HSN फॉर गुड्स। गुड्स के लिए HSN होता है, और अगर सर्विस है तो उसके लिए क्या होता है, SAC। व्हाट इज कॉल्ड, SAC मीन्स सर्विस अकाउंटिंग कोड, कि कौन सा सर्विस दे रहे हैं आप लोग, रेस्टोरेंट है या फिर आपका इनकम टैक्स एंटरटेनमेंट है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये इतना सारा, ये तो दिमाग में नहीं जाएगा, इससे क्या पूछा जाएगा। इस पे आपको सिर्फ एग्जांपल्स पूछे जाएंगे। क्या पूछेंगे, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए कोई मेडिकल वाला है, उसने 18% GST लगाया, तो SGST और CGST कितना होगा। तो आप सिंपली करो कि SGST इज 9%, CGST इज 9%, हो गया। कोई मेडिकल वाला है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, उसने मोबाइल बेचा 12,000 में, उसने GST लगाया 18%, तो मोबाइल की कीमत कितनी, आप क्या करोगे, 12,000 प्लस 18%, 12,000 का ऐड करो, हो गई अमाउंट आपकी, कितना देना है उसको। सिर्फ आपको एक दुकानदार बन के बैठना है, आपको टैक्स कैलकुलेट करके ऐड करके उसको बेचना है, बस इतना ही काम करना है आपको। आपको ये सारा नहीं याद रखना है सर, फिर ऐसा बनाना पड़ेगा कि एग्जाम में, नहीं बनाना है। अभी नेक्स्ट और एक बात करते हैं हम, ठीक है। इसके लिए मुझे टेक्स्ट बुक रेफर करनी पड़ेगी। देखो पेज नंबर 84 पे एक कॉलम दिया गया है जिसमें GST कितना परसेंट किसके लिए लगता है, किस कौन से सर्विसेज के लिए या फिर कौन से गुड्स के लिए GST 0% है, या फिर 5% है, 12% है, 18% या फिर 28% है। तो अलग अलग रेट है। अब 0% किसको होगा बताइए, 0% GST आपको पता है। अब कोरोना में जो जो दुकान खुली है वो 0% GST वाली है। इट मीन्स किराना होगा, ग्रोसरी होगा, एसेंशियल नीड्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, ये सारा GST के अंदर नहीं आता, क्योंकि इसको 0% GST लगा के भी क्या करेंगे, 0% है तो लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये गुड्स की चीज़ें होगी, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, ग्रोसरी है, जो खाने पीने के ग्रेन्स है, ये सारी चीज़ें पे GST नहीं लगता है। यस, ये क्लियर होगा, यानी कि एसेंशियल नीड्स है। कोरोना की ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी अगर ये दुकानें चल रही तो ये एसेंशियल थिंग्स है। गरीब आदमी मर जाएगा अगर इस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, हाँ, जिनको करना है भाई मुझे 20,000 का मोबाइल लेना है, भरो फिर टैक्स। तुम्हारे अगर ये है 20,000, आप लोग खर्चा कर सकते हो, एटलीस्ट 200 तो दो गवर्नमेंट को। ओके, ये हो गई बात। अब सर्विसेज क्या आती है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है बेचारे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, उनकी सर्विस पे टैक्स नहीं लगता। जैसे अगर कोई ट्रक है या फिर कोई टैंकर है जो पानी लेके जा रहा है दूसरे स्टेट में, तो वो जो पानी का ट्रक है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसको कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा, उससे कहीं से भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, उस पर टैक्स नहीं लगता है। अगर आप कोई दूसरी चीज़ लेके जा रहे हो तो उस पर आपको टैक्स लगा सकते हैं, पर वाटर अगर जा रहा है, वाटर, उस पर नहीं लगेगा टैक्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपके टैक्सी सर्विसेज है, टैक्सी वाला कहाँ से पे करेगा, आपको 100 रुपये 200 रुपये बस इतना, उससे ज़्यादा क्या, वो बिल थोड़ी बनाएगा। उसके बाद है आपका कोई ब्रिजेस है, रोड्स है यूज़, आप अगर आप रोड करते हो, कोई ब्रिज रोड यूज़ करो तो उस पर टैक्स नहीं है। अभी सारे टोल तो हट गए, आपको पता है, बट जो सुपर एक्सप्रेस हाईवेज है, एक्सप्रेस है, उस पर लगता है, वो अलग सिस्टम है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट GST उसमें नहीं आता, GST वो सर्विस नहीं देता, वो सर्विस GST के अंदर नहीं आती, 0% है उस पर। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, वो भी एक सर्विस है, लाइब्रेरी देना, ये भी एक, आप लाइब्रेरी में घुसे भाई 2% टैक्स लो, ऐसा थोड़ी। जैसे आप सिनेमा हॉल में घुसते आपको एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी में घुसने के बाद कोई टैक्स नहीं पूछेगा आपको कि 2 रुपये दो। जैसे पार्क में आप घुसते हो तो 10 रुपये ले लेते हो, ये क्या टैक्स है, ये किसको जाता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। वो टैक्स ले रहे हैं ना आपसे, कि आप लोग आ रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आप गार्डन में घूम रहे हो, पैसे दो। ओके, आफ्टर दैट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर अगर आप कोई स्कूल की फीस भरते हो तो आपको GST लगता है क्या, नहीं, स्कूल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यस, इट इज़ वन काइंड ऑफ सर्विस।
बट आप इस पे जीएसटी लग रहा है क्या? नहीं। अगर कोई हॉस्पिटल का बिल है, इस पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं। लग जाएगा तो फिर दुनिया उल्टी हो जाएगी भाई, मर जाएंगे लोग। ठीक है, तो आज ये पूरा बेसिक हमने ख़त्म किया। हमने पढ़ा जीएसटी के, अगर जीएसटी है तो जीएसटी अगर स्टेट में ही चल रहा है तो जीएसटी के दो टुकड़े होते हैं, एक जाता है स्टेट को, इट इज कॉल्ड स्टेट जीएसटी, SGST, और आधा जाता है सेंट्रल को, दैट इज CGST। अगर इंटरस्टेट है, इस स्टेट में से उस स्टेट से लेने के लिए जा रहा है तो किसी को नहीं जाता, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, उसको अलग नाम है, उसको वो नाम बोलते हैं IGST, इंटरस्टेट GST, IGST। उसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसके भी दो टुकड़े होते हैं, एक जाता है UTGST, एक जाता है CGST, सेंट्रल को जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि अगर जिस आदमी का इनकम 20 लाख से ज़्यादा है, टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है जिस दुकान का, उसको GSTN नंबर लेना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड GSTN आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसमें वो नंबर होता है 15 डिजिट का, पहले 2 डिजिट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट कोड होता है, उसके बाद पैन नंबर होता है, उसके बाद नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितने दुकान है, हाँ, और उसके बाद आपका एक बाय डिफॉल्ट जेड आता है। उसके बाद जो होता है लास्ट, वो पोर्टल के लिए यूज़, ऑनलाइन साइट जो उनके लिए यूज़ है, वो इंटरनल है। ये बात हो गई। उसके बाद हमने देखा कि HSN क्या होता है। HSN जो है वो एक पर्टिकुलरली कोड होता है। अगर आपको GST कितना लगाना है पता नहीं है, बट आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ का ये HSN है, तो सिर्फ HSN नंबर टाइप को ऑटोमेटिकली वहाँ पे टैक्स लग जाता है। सॉफ्टवेयर में हर एक के पास सॉफ्टवेयर होता है, उस तरह से टैक्स लग जाता है, यानी कि झंझट नहीं भाई, कितने लगाना है, 18% लगाना है, इतने लगाना है, झंझट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर वो सर्विस प्रोवाइड करा, जैसे सिनेमा हॉल है, होटल है, या फिर कोई बड़ी लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी, जिम है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीज़ खरीदने बहुत खर्चा होता है, उस जगह पे आपको क्या लगाना होता है? सैक मीन्स सर्विस अकाउंटिंग कोड। ओके, ये बेसिक है। अब आप पूछोगे सर इसमें से कुछ पूछेंगे क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा और पूछते भी नहीं है। आपको क्या पूछेंगे, मैंने एक्सप्लेन किया था। आपको एग्जांपल्स आएंगे, सॉल्व करना है, नंबर्स में सॉल्व करना है। जैसे आपने लास्ट ईयर इनकम टैक्स सॉल्व किया, इसी तरह इस साल आपको GST कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल्स कल देखेंगे, डरना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग समझेगा। होप ये बेसिक जो मैंने लिया आपको समझा होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।